सभी को मेरा नमस्कार। राजनीति एडुकेट के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी स्तर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या राजनीति विज्ञान के छात्र हों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पर आपकी मजबूत पकड़ होनी ही चाहिए। ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आर्टिकल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यूँ तो संविधान के सभी आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में उनमें से ऐसे आर्टिकल्स को चुनकर संकलित किया है जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने के कारण उनके पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है। इस वीडियो को मैंने 2 एपिसोड में तैयार किया है। बहुत जल्द इसका दूसरा एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एपिसोड 1। मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू हुआ। उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा उनमें से कई अनुच्छेदों को निरसित कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। इसके साथ ही कई नए अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। इस प्रकार क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 471 से अधिक हो गई है। आप अवगत हैं, संविधान का भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो या आर्टिकल 1, सभी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। हम आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के खंड 2 में राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद को किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है। बिहार का विभाजन कर झारखंड का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ का निर्माण, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का निर्माण या एक नए राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का निर्माण, ये सभी आर्टिकल 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके संसद ने इन नए राज्यों का निर्माण किया है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को भारत में नागरिकता की स्थिति क्या थी, उसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, इसमें संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकती है और इसी अधिकार का प्रयोग करके भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। रिसेंटली नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का निर्माण भारतीय संसद ने इसी अनुच्छेद से प्राप्त अधिकारों के आधार पर किया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस भाग के सभी आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम संक्षेप में देखते हैं कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कितने अधिकार आते हैं और किस अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले समता का अधिकार या समानता का अधिकार, इसमें 5 आर्टिकल हैं अनुच्छेद 14 से
18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत 1 आर्टिकल है, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा केवल भाग 3 के प्रयोजन हेतु संदर्भित है। अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां का शून्य होना, ऐसा उल्लेख किया गया है। अर्थात कोई भी ऐसा नियम अधिनियम जो मूल अधिकारों से असंगत है या उसको कम करने वाला है, वो शून्य होगा। और यह अनुच्छेद न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्विलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 खंड 1 में प्रदत्त इन 6 स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19 खंड 2 से खंड 6 तक में युक्तियुक्त निर्बंधन भी घोषित किए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ 1958 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 खंड 1 उपखंड क में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस केस के न्याय निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड क के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई वादों में इस आर्टिकल की व्याख्या करते हुए भारतीय नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं। विदेश जाने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस आर्टिकल को संविधान में जोड़ा गया, अंतस्थापित किया गया। इसके अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें 14 वर्ष तक के बालकों पर यह
अनुच्छेद लागू होता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस आर्टिकल को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के खंड 2 में 5 रीटों का उल्लेख किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, उत्प्रेषण, सर्टियरी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देशक तत्वों को देखेंगे। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, इसके अंतर्गत आर्टिकल 39 के खंड ए में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। 39 बी में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। 39 सी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित में अहितकारी संकेंद्रण न हो। 39 डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 39 ई पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। 39 एफ बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से और तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। 39 के एफ को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 39 कैपिटल ए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतस्थापित किया गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 क 43 कैपिटल ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इस आर्टिकल को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतस्थापित किया गया। आर्टिकल 43 कैपिटल बी 43 कैपिटल बी सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इस आर्टिकल को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतस्थापित किया गया। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। रिसेंटली उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है, इसके चलते यह आर्टिकल चर्चा में रहा है। आर्टिकल 45, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया है। अनुच्छेद 48 कैपिटल ए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इस आर्टिकल को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतस्थापित किया गया। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 क, यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है और इस भाग को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51 क या आर्टिकल 51 कैपिटल ए। 10 मूल कर्तव्य ए से जे तक 11वां मूल कर्तव्य की 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में मूल कर्तव्यों के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 52, भारत का राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। 53 के खंड 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इस तरह से आर्टिकल 54 में एक निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किन किन क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, ये आर्टिकल 58 में मेंशन है। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप इस आर्टिकल में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन।
अनुच्छेद 72 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 75 के खंड 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 खंड 3 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इसमें संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इसी अनुच्छेद में परिसीमन आयोग का निर्माण की प्रक्रिया और प्रावधान निहित है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। लोकसभा की अवधि 5 साल और राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 100 के खंड 1 में सभापति या अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 100 के खंड 3 में किसी अधिवेशन को गठित करने के लिए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए, कोरम होनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 100 के खंड 3 में किया गया है। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निरर्हताएं, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। प्रिविलेज, सांसदों को जो प्रिविलेज मिलता है उससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 105 में किया गया है। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, इसमें मनी बिल को डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में जो बजट पेश किया जाता है उसे ही हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। अनुच्छेद 114 अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
अनुच्छेद 123 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश, जिसे ऑर्डिनेंस का भी कहा जाता है, प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 में अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसकी सुनवाई या जिससे संबंधित याचिका पर न्याय निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय ही सुना सकता है। अनुच्छेद 131 में उसका उल्लेख किया गया है। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के विषय में आदेश। यह आर्टिकल रिसेंटली चर्चा में भी रहा है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर या पति पत्नी के तलाक से संबंधित मामले में या ऐसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम आदि का उल्लेख किया गया है। इसी आर्टिकल के खंड 3 145 क्लॉज 3 में संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का प्रावधान निहित है। हम आए दिन सुप्रीम कोर्ट के किसी न किसी निर्णय में संवैधानिक पीठ शब्द का उल्लेख पाते हैं, तो वो संवैधानिक पीठ अनुच्छेद 145 के खंड 3 के द्वारा ही गठित की जाती है, जिसमें 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। इस एपिसोड में इतना ही। इसके बाद जितने भी आर्टिकल हैं इसे मैं एपिसोड 2 में लेकर के आऊँगा। निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी लगे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।